हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की, यानी इसकी स्थापना कब हुई, तो आप याद रखिएगा कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको बता चुका हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही उसमें एक एक्ट का प्रावधान किया गया था, आरबीआई एक्ट बनाया गया था, जिसको हम आरबीआई एक्ट ऑफ 1935 के नाम से जानते हैं। और उसी के तहत भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। इसके साथ साथ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जब इसकी स्थापना की गई तो इसके पास कितना इनिशियल कैपिटल था या कितनी धनराशि के साथ इसकी स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक की जब स्थापना की गई थी तो 5 करोड़ की कैपिटल के साथ इसकी स्थापना की गई थी, यानी 5 करोड़ की धनराशि के साथ। और ये जो कैपिटल इसमें लगाया गया था वो 5 लाख इक्विटी शेयर के रूप में लगाया गया था और जो हर एक शेयर की कीमत थी वो 100 रुपये ईच थी। ठीक है, तो इस तरीके से 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा बाय आरबीआई एक्ट ऑफ 1935, जो कि एक तरह से किसका क्लॉज था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसी का एक क्लॉज था आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेशनलाइजेशन की। तो नेशनलाइजेशन यानी इसका केंद्रीकरण कब किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब किया गया। तो 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ये 1937 से है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, उस समय कलकत्ता ही नाम हुआ करता था, आज की डेट में कोलकाता नाम है। तो आप याद रखिएगा 1937 से पहले यानी 2 साल 1935 से लेकर 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता रहा और 1937 से लेके आज तक ये कहाँ पर है, मुंबई में है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो आंसर क्या होगा, मुंबई। बट जब की स्थापना हुई थी तब उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, कलकत्ता में। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर की। तो फाइनेंशियल यानी वित्तीय वर्ष, तो रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया में बाकी जितने भी बैंक हैं रिजर्व बैंक के अलावा, ये मैं आपको यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ इस बात को कि रिजर्व बैंक के अलावा जितने भी बैंक्स हैं उन सब का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो कब तक चलता है, 31 मार्च तक चलता है। लेकिन रिजर्व बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। रिजर्व बैंक के अलावा बाकी सब बैंक्स का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, जबकि रिजर्व बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। और ये बिल्कुल किसके फाइनेंशियल के इक्विवेलेंट है, वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का भी फाइनेंशियल ईयर इसी तरीके से चलता है 1 जुलाई से 30 जून। तो याद रखिएगा विश्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के फाइनेंशियल ईयर सेम है, 1 जुलाई से 30 जून। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में इसकी एक आरबीआई की कमेटी होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम आरबीआई बोलते हैं। तो इसमें टोटल 21 मेंबर्स हैं। तो 21 मेंबर्स किस प्रकार से हैं, तो उनकी जो कमेटी बनती है उसको उसका नेचर क्या होता है, उसमें एक गवर्नर की पोस्ट होती है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 रीजनल हेड्स होते हैं, 10 डायरेक्टर्स होते हैं और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। और जनरली ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, यानी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से किन्हीं 2 लोगों का चयन करके इसकी कमेटी में 2 लोगों को रखती है। तो कुल मिला के कितने हो गए, एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, 4 रीजनल हेड्स, 10 डायरेक्टर्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल। टोटल कितने मेंबर्स की आरबीआई कमेटी होती है, 21 मेंबर्स की आरबीआई कमेटी होती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि आरबीआई कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, तो 21 सदस्य होते हैं और वो किस तरीके से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आरबीआई हैज़ 4 रीजनल बोर्ड्स, इसके 4 रीजनल बोर्ड्स हैं। आप ये भी याद रखिएगा पूरे भारत में आरबीआई के 4 रीजनल बोर्ड्स हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई। तो 4 इसके रीजनल बोर्ड्स हैं, 19 रीजनल ऑफिसेज हैं, 19 रीजनल ऑफिस हैं इसके और 11 सब ऑफिसेज हैं। तो ये डाटा भी आप याद रखिएगा कि 4 रीजनल बोर्ड्स हैं, 19 रीजनल ऑफिसेज हैं और 11 सब ऑफिसेज हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बनते हैं वो आरबीआई गवर्नर से रिलेटेड बनते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि आरबीआई गवर्नर्स के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब इसकी स्थापना हुई तो इसके प्रथम गवर्नर कौन बने। तो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर जो थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये ब्रिटिश थे क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1935 से 1937 रहा। तो याद रखिएगा आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे 1935 से लेकर 1937। बात कर लेते हैं सेकंड गवर्नर की। तो सेकंड गवर्नर जो थे वो जेम्स टेलर थे। इनका कार्यकाल 1937 से लेकर 1943 तक रहा। थर्ड वाले गवर्नर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी तक आप देख रहे हैं कि जो पहले और दूसरे गवर्नर हुए वो ब्रिटिश हुए। थर्ड गवर्नर जो नियुक्त किए गए वो भारतीय थे। तो एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो वो थर्ड नंबर के, वैसे तो वो थर्ड नंबर के थे, लेकिन अगर पहले भारतीय के नाम से पूछेगा तो आंसर क्या होगा, सीडी देशमुख। तो पहले भारतीय गवर्नर जो इसके बने वो सीडी देशमुख बने। और वो सीरियलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो वैसे तीसरे नंबर के थे। और उनका जो कार्यकाल रहा वो 1943 से लेकर 1949 तक रहा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 15th नंबर के आरबीआई गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चंस भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15th नंबर के यानी 15वें आरबीआई गवर्नर थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा चुका है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत कब रहे थे, 1982 से लेकर 1985 तक। और 15वें आरबीआई गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। तो याद रखिएगा कि 15वें आरबीआई गवर्नर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इनका कार्यकाल कब था, 1982 से लेकर 1985 तक। इसके बाद अगर हम बात करें एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो श्री शक्तिकांत दास हैं, ये आप याद रखिएगा। और ये 2018 में नियुक्त किया गया था इनको आरबीआई का गवर्नर। और वर्तमान यानी एट प्रेजेंट यही कार्यरत हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में। इसके बाद यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन जाते हैं कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किस आरबीआई गवर्नर का रहा, यानी सबसे अधिक कार्यकाल किस आरबीआई गवर्नर का रहा। तो याद रखिएगा बेनेगल रामा राव का, ये 7 साल तक इनका कार्यकाल रहा। और शॉर्टेस्ट टेन्योर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कार्यकाल किस गवर्नर का रहा, तो अमिताभ घोष का, केवल 20 दिन का। अगर मैं इनकी सीरियलिटी की बात करूं तो आप ये भी याद रखिएगा, ये फोर्थ नंबर के गवर्नर थे ही। ठीक है, तो फोर्थ नंबर के गवर्नर जो थे यानी बेनेगल रामा राव, इनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। और ये 7 साल का कार्यकाल रहा इनका। और शॉर्टेस्ट आरबीआई गवर्नर की अगर हम बात करें तो अमिताभ घोष, और ये 16th नंबर के थे, ये याद रखिएगा। तो 16वें नंबर के जो आरबीआई गवर्नर बने अमिताभ घोष, इनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, केवल 20 दिन का रहा। और जो चौथे नंबर के आरबीआई गवर्नर बने थे बेनेगल रामा राव, इनका कार्यकाल अभी तक के सभी गवर्नर में सबसे अधिक रहा, 7 साल के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये दो क्वेश्चंस भी आप इसमें जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई की, कि आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं, आरबीआई क्या क्या करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो आरबीआई का है वो है इशू ऑफ करेंसी। ठीक है, यहाँ पर ये भी जानना बहुत ज़रूरी होगा कि 2 रुपए के नोट और उससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो सब कौन इशू करता है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप जो भी नोट देखते होंगे 2 रुपये या उससे ऊपर का, जो भी नोट आप देखते होंगे यानी पेपर करेंसी की अगर हम बात करें, 2 रुपये या उससे ऊपर की पेपर करेंसी जारी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। जबकि 1 रुपये का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, जो भी सिक्के होते हैं, वो कौन जारी करता है, उसको आरबीआई जारी नहीं करता। यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है। 1 रुपये के नोट के साथ साथ जितने भी सिक्के होते हैं यानी कॉइन्स हैं, चाहे वो 10 रुपये का कॉइन हो, 5 रुपये का कॉइन हो, 1 रुपये का हो, 2 रुपये का हो, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है। आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। आरबीआई क्या करता है, 2 रुपए के नोट और उससे ऊपर के जितने भी पेपर करेंसी है, जितने भी नोट हैं, वो आरबीआई इशू करता है। जबकि 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं या जितने भी सिक्के हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर ये भी बात आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आरबीआई ने पेपर करेंसी इशू करना कब से स्टार्ट किया। तो 1957 में आरबीआई ने 1957 से आरबीआई ने पेपर करेंसी को स्टार्ट करना, पेपर करेंसी को रिलीज़ करना स्टार्ट करा। और वो किस बेसिस पर पेपर करेंसी को रिलीज़ करते हैं, उसके लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर ही आरबीआई क्या करता है, पेपर करेंसी को जारी करता है। और पेपर करेंसी में कौन सी करेंसी को, 2 रुपए के नोट और उससे अधिक धनराशि के नोटों को। तो ये प्रणाली भी आप याद रखिएगा, मिनिमम रिवर्स सिस्टम,
इस सिद्धांत पर आरबीआई पेपर करेंसी जारी कर रहा है 1957 से लेके अभी तक। दूसरा जो अगर हम बात करें आरबीआई के फंक्शन की, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कार्य करता है। बैंकर्स का बैंक है, सभी बैंक जितने भी भारत में बैंक हैं इन सब के मेन अथॉरिटी के रूप में आरबीआई कार्य करता है, उनके बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी साख पर नियंत्रण यही रखता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का कार्य भी आरबीआई का ही है। और अगर हम एक और फंक्शन की बात करें जो इसका लास्ट फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। तो फॉरेन रिजर्व जितना भी होता है उसका जो कस्टोडियन होता है, यानी उसका जो संरक्षक होता है, वो भी आरबीआई है। तो ये था हमारा वीडियो आरबीआई के ऊपर। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।